नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये कार्यक्रम आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ NCERT क्लास नंबर 11 पर ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और उसके साथ साथ PME विद्या चैनल नंबर 11 पर भी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का साइंस का टॉपिक, और टॉपिक क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब भी हम साइंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें इतनी रोचक चीज़ें होती हैं कि हर किसी का मन भर लेती हैं और मन आकर्षित होता ही है। तो अगर आपके भी इस पर कोई सवाल हो तो आपको बताऊंगी कि कैसे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस विषय पर बहुत सी जानकारी हम सभी के साथ साझा करने के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर सुनीत साथी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप TGT साइंसेज हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन में। थैंक यू, और आपके सारे ऑडियंसेस को सभी को नमस्कार। तो आइए अब जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है बायोटेक्नोलॉजी विषय से जुड़ा हुआ, क्लास 11th का ये टॉपिक है साइंसेज में से, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं फ़ोन नंबर के माध्यम से। जी हाँ, और हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नंबर है 8800440559। इसके अलावा विस्तार से लिखना चाहें तो ईमेल के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल ID भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, dth.class11@ciet.nic.in। और इसके साथ साथ NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जैसे आप हमें लाइव देख रहे हैं, तो वहाँ मैसेज बॉक्स में जाकर आप हमें तुरंत मैसेज कर सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है बायोटेक्नोलॉजी, किस तरह से इसका प्रयोग होता है और क्या कुछ रोचक और ख़ास आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो सर, जैसे कि मैंने अपने सभी व्यूवर्स से कहा, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इतना हमने कभी इसके बारे में, मुझे लगता है बच्चों के व्यू पॉइंट से अगर सोचें तो हमने नहीं सुना है। और क्योंकि ये चैप्टर एक इंट्रोडक्शन है इस विषय के लिए, तो क्या आज हम अपने बच्चों को बताने वाले हैं? जी, सबसे पहले सारे बच्चों को नमस्कार। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू हैव a very interesting topic in our discussions, that is biotechnology, and this is the initial step, so we can call it as introduction to biotechnology. First of all, let me start it from its very beginning. The term biotechnology was coined by a scientist named Carl Erecke, and he wrote a book which was entitled as Biotechnology of Meat, Fat and Milk Production in an Agriculture Large Scale Farm, and it was written in 1917. So since then the biotechnology term was used. And in this book, he described how the technology could be used to transform plants and animals to produce various kinds of useful products and various kinds of useful services for the humankind. Now, अभी जैसा नेहा जी आपने पूछा जी, what is actually biotechnology? तो बच्चों, आपने अभी तक सुना है कि एक बायोलॉजी एक शब्द है जो हम आज तक साइंस में पढ़ते आए हैं, हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा, एक जो हमारा जीव विज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बायोलॉजी जो हमारा एक जनरल साइंस एक हमारा टॉपिक होता है, बट व्हेन एवर वी यूज द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, टेक्नोलॉजी एज वेल एज biology. Absolutely, sir. Yes, as we are seeing here in the slides, bio and technology. Bio means all kinds of biological organisms, all kinds of biological systems, whatever we are used to see in our environment, in our surrounding. Now, second term is technology. Here we are incorporating, here we are inculcating, here we are integrating, here we are associating the word technology, all kinds of various kinds of technologies into our system that is known as biology. So whenever we inculcate technology, it's various kinds of methods, systems and devices which are all used to make various kinds of useful products, various kinds of useful tools and services, especially for the humankind. That the combination of, in that case, जो combination है हमारा टेक्नोलॉजी का एंड बायोलॉजी का, that becomes usually biotechnology. Now we can see here a group of technologies. अगर हम definition की परिभाषा से देखें, it is a group of technologies, various kinds of technologies which has to be integrated by using living cells and or biological molecules to generate various kinds of useful products
for the human welfare. Now, as we have already discussed, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, it includes all kinds of, all domains, all subjects of biology. जो बायोलॉजी में जितने भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जितने भी ब्रांचेज होती हैं हमारी बायोलॉजिकल फील्ड्स में, उसमें एक तरह से सारी बायोलॉजिकल फील्ड्स को बच्चों जब हम कंबाइन कर देते हैं एक कॉन्ग्लोमरेट के रूप में और उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, in that case that simple biology automatically transformed into a new word, that is biotechnology. Here we are seeing different kinds of fields are there which comes under the category of biology and which are all used to conglomerate and integrate with the technology, then it becomes biotechnology. So these are the various fields like geology, botany, embryology, genetics, immunology, agriculture, cell biology, molecular biology, microbiology, biochemistry, bioinformatics, genetic engineering, protein engineering, nanobiotechnology, biophysics, pharmacology, animal cell culture, environmental biology, enzymology, biomedical engineering, physiology, biochemical techniques, plant cell culture, animal cell cultures and toxicology. So all these areas which we generally used to read, which we generally used to study in the domain of biology. And whenever we integrate, whenever we combine all these domains into a new point, into a new different a single kind of subject and integrate it with the technology, then it becomes biotechnology. Now here in these slides I can tell you that there are different kinds of domains which comes under the category of biotechnology and related to their subjects, जैसा कि हमने अभी diverse fields पढ़े. Then becomes animal biotechnology, bioinformatics, biotechnology management, plant biotechnology, microbial biotechnology, marine biotechnology, food technology and environmental biotechnology. ये सारे के सारे डोमेन्स हैं जहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं एंड उसको हम अप्लाई करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज पर आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग. Now let us come to have a very short introductions on what kind of practices, what kind of processes and what kind of technologies have been used since a long period of time, since ancient era, जो लेटर हमें ये जानने में हमें हेल्प मिला कि वो भी बायोटेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा थे. जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप्स एंड कैटल्स हैं, ओल्ड सिविलाइजेशंस में यूज होते थे. कंजर्वेशंस करते थे हम प्लांट का, स्टॉक्स का, उनके जर्म प्लाज का. फर्मेंटेड फ्रूट प्रोडक्ट्स बनाते थे, फॉर एग्जांपल ब्रेड, चीज़, बियर एंड वाइन, ग्लिसरॉल, एसीटोन, ब्यूटानॉल, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड. ये इस तरह के प्रोडक्ट्स भी ग्रेजुअली स्टार्ट हो गए बनने. बहुत ओल्ड जो है ईरा में कुछ और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स थे जैसे फूड, दही, इडली, काइनेमा एट्सेट्रा. फर्मेंटेशन होता था डव का, जिसको आपको पता है डव, जिसको हम बहुत सारे आटे में जो उसको हम फैला के छोले भटूरे बनाते हैं या और सारे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ढोकला वगैरह. बेकिंग में बहुत काम आता है फर्मेंटेशन. बिल्कुल. और उसमें एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक माइक्रोब्स होता है ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेनिसिए, और उसको एक्टिवेट किया जाता है सर उसमें आई थिंक शुगर एंड वाटर, वार्म वाटर मिक्स करके. आई थिंक दैट्स द प्रोसीजर. जी, प्रोसीजर वो फर्मेंटेशन का है नॉर्मली, बट उसका जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी है उसमें जो फर्मेंटेशन, जो माइक्रोब्स का यूज करना, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एंड दीस माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गट, इजंट इट सर? देयर आर लॉट्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड एज ए बेसिस for applying of biotechnology for the production of various kinds of products. Correct. That we are going to cover in there are several types of organisms that are there in our body and we should appreciate that they are important for our digestion and other things that cater to our well-being. Not only in our body, अगर वो बाहर के environment में भी हैं और दूसरे animals के अंदर भी हैं, उनका भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी. दिस इज इंटरेस्टिंग, दैट्स हाउ आई लाइक बायो. एंड वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इन कॉम्बिनेशन विद बायो, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर.
तो हमारे पास दो यीस्ट हैं विच वी वर टॉकिंग अबाउट, सैकेरोमाइसिस मेलानोस्की एंड ऑफ एक ब्रैड बेकर्स यीस्ट है हमारे पास, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए। इन दोनों का जो यीस्ट का है बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पुराने समय से जो है इसका इस्तेमाल जो है वो शुरू हो गया था बच्चों। नेक्स्ट इज कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना, फॉर एग्जांपल व्हीट एंड बार्ले इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनर्स, और बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग को सेलेक्ट करना और उनके बीच में ब्रीडिंग कराना। ये कहीं ना कहीं जब बच्चों पहले यूज़ होता था तो हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था। बायोटेक्नोलॉजी वाज नॉट कॉइन्ड, वाज नॉट डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड एट दैट टाइम, बट ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये जितने भी जो काम होते थे ये बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा थे। और लेटर इट बिकम्स, इनसे हमें बहुत सहायता मिली और सारे प्रोडक्ट्स को और सारे बायोटेक्नोलॉजी के डिटेल्स में जानने के लिए। देखिए हम यहाँ पे एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड है बच्चों कर्ड मेकिंग के लिए, जो ओल्ड एंशिएंट इरा से हमेशा यूज़ होता रहा है, बट नोबडी वाज अवेयर दैट वाट एवर द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग हियर, you know, that is also somewhere and somehow a part of biotechnology, and we can see here, जैसे हम स्लाइड में देखेंगे, we all must have observed our mothers, हमने देखा है कि they are making curd for the entire family. It is a classical example of fermentation technology, and fermentation technology is somewhat somewhere is a part of biotechnology which can be conducted right at home, जो आप अपने घर पे भी करते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं दूध को 100 डिग्री टेम्परेचर पे बच्चों उसको बॉईल किया जाता है और अगेन उसको रैंडमली जो है एब्रप्टली 37 डिग्री पे फिर उसको कूल किया जाता है। इन दैट कंडीशंस उसमें एक टीस्पून जो है हम वन डे ओल्ड जो कर्ड होता है हमारे पास, जिसको लस्सी या हम छाछ भी कहते हैं, उसको हमें उस पर मिलाया जाता है, 4-5 घंटे के लिए उसको स्टोर करके रख दिया जाता है। एंड इन दैट केस क्या होता है आपने पता होगा, उसमें एक बैक्टीरिया जो है ऑलरेडी वो डेवलप होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। और वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके अंदर खूब सारा लैक्टिक एसिड जो है वो बनाने लग जाता है, और जिसकी वजह से वो जो दूध है हमारा वो दही का रूप ले लेता है। सो दिस इज़ ए वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल जो ट्रेडिशनल से एंशिएंट एरा से जो है चला आ रहा है, बट वी वर नॉट अवेयर कि ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है और इस फर्मेंटेशन में इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है वो इस्तेमाल होता है, एंड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दैट लैक्टिक एसिड बाय दिस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये जो है फर्मेंटेशन होता है और उसकी दही बनती है। बट लेटर जैसे जैसे हम उसके डिटेल्स में जाते गए तो हमने पाया कि दिस इज फर्मेंटेशन एंड सच काइंड ऑफ प्रोसेस इज बीइंग डन ड्यू टू सच एंड सच रीजन। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर दही और फर्मेंटेशन को लेकर। जैसा अभी आपने एक्सप्लेन किया कि यूजुअल जो प्रोसेस हम घरों में फॉलो करते हैं कि दूध गर्म किया और उसमें हमने बचा हुआ थोड़ा सा दही का हिस्सा उसमें डाला और उससे फर्मेंटेशन होती है, और वो जो बचा हुआ दही का हिस्सा हम डालते हैं उसके अंदर ऑलरेडी वो बैक्टीरिया अवेलेबल होता है जिसकी वजह से बाकी का दूध फर्मेंट होता है। तो जब हमारे पास अगर कुछ ऐसा ऑप्शन आए कि हमारे पास पुरानी दही नहीं है, तब हम कहाँ से उस बैक्टीरिया को दूध में शामिल कर सकते हैं, उसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं? देखिए अगर आपके पास दही नहीं है तो नॉर्मल कोई छाछ है समथिंग, वो उसमें भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। और अगर आप कहें कि दूध को आप बगैर कुछ चीज़ को ऐड किए उसको एक रात के लिए रख दें, उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर नहीं रखते हैं, उसकी प्रॉपर प्रिजर्वेशन नहीं होती है, तो आम भाषा में हम जिसको कहते हैं कि दूध का फटना, राइट, वो फट जो जाता है, जो को थोड़ा सा उसको चीज़ या पनीर का जो रूप ले लेता है जिसमें, उसमें भी ऑटोमेटिकली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली हो जाता है, इट्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जी। और उसमें जो हमारा फ्रेश मिल्क होता है जब उसमें ऐड करते हैं तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये बहुत सारा जो है रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और वो लैक्टिक एसिड जो प्रोटीन, जो एक प्रोटीन होता है हमारे मिल्क में कैसीन, उसको कोएगुलेट कर देता है, सॉलिडिफाई कर देता है, और जो मिल्क है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। राइट सर, इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी जो लेटर हमारे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत खूबसूरती से बच्चों हिस्सा बनी। ओके, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आल्सो बच्चों, जिनकी वजह से एक रिवॉल्यूशन आया और उसको बायोटेक्नोलॉजी के डोमेन में हमें एंट्री करने में बहुत मदद मिली। वो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस क्या हैं हम यहाँ पे देखेंगे। डिस्कवरीज ऑफ सेल्स, न्यूक्लियस, वेरियस काइंड्स ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, माइक्रोब्स, सेल थ्योरी, वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्निक्स लाइक पास्चराइजेशन, फर्मेंटेशन, ब्रीडिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स,
chromosome structures, nucleic acids like DNA or RNA and their structure, their double helical structures, gene, principle of genetics, cell divisions like mitosis and meiosis, DNA replication का पता चला हमें, DNA रिपेयर मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में हमें पता चला, डबल हेलिकल डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता चला. वी आल्सो फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ DNA, दैट इज जीन, और उस जीन का बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, दैट इज़ व्हाट वी केम टू नो. सम अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, बायोरिएक्टर हैं फॉर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के लिए, एमिनो एसिड्स प्रोडक्शंस के लिए, हार्मोन्स, पिगमेंट्स और एंजाइम्स की प्रोडक्शंस के लिए. और इन्वेंशन हुआ है हमारा कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का. ऑल दिस डिस्कवरीज, ऑल दिस वेरियस काइंड्स ऑफ इन्वेंशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो डीपर, वेरी मच डीपर, एंड टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो ये इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हैं बच्चों, जो हमें, जिनकी वजह से एक रिवोल्यूशन, एक बहुत हमें मदद मिली कि बायोटेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कैसे करें, बायोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कैसे करें. नाउ वी कैन टॉक अबाउट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. अब हम बात करें, हमने एंशिएंट ईरा के बारे में बात किया कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस वर बीइंग यूज्ड विच वर अनअवेयर बाय दोज पीपल कि वो बायोटेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं हिस्सा हैं. बट नाउ व्हाट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट वी आर डूइंग हियर, एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ डोमेन्स, वेरियस काइंड्स ऑफ फील्ड्स वेयर वी आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर here. So modern biotechnology is based on rDNA. rDNA it's recombinant DNA technology. This is the base, ये आधार है बच्चों हमारी पूरी बायोटेक्नोलॉजी का, recombinant DNA technology. अब recombinant DNA technology क्या होता है? What we used to do in this technology? To cut and join different pieces of DNA and place the new recombinant DNA into a new host, allow transfer of gene from one organism to another, confirming a novel property, and advancements in medicines, agriculture, animal sciences and environmental sciences. किसी एक particular DNA sequence को हम identify करते हैं, and what kind of role that gene or DNA sequence used to do in our body, that is what we identify. वो किसके क्या बनाने के लिए जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसको आइसोलेट किया जाता है, उसको कट किया जाता है एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को, और उस पार्टिकुलर सीक्वेंस को एक प्लाज्मिड डीएनए में इंसर्ट किया जाता है, जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं. उस रिकम्बिनेंट डीएनए को जो एक खास प्रॉपर्टी डेवलप करता है जेनेटिकली, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने होस्ट सेल, यानी कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के सेल में. वहाँ पे वो रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप करता है. जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, रजिस्टिविटी अगेंस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स कह सकते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो देता है, मेडिसिन से रिलेटेड हैं, एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड हैं, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हैं. इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स के लिए कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर हैं, उसको जो है ठीक करने के लिए. तो ये सारे के सारे जितने भी हमारी मेन एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए प्लांट्स में, तो ये सारे के सारे जो हमारी एप्लीकेशंस हैं ये बेस्ड होती हैं बच्चों हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे. सर यहाँ पर स्टेम सेल्स का कोई यूसेज आ सकता है? जैसे अभी आपने कहा कि कोई अगर जेनेटिक डिजीज़ या कोई डिसऑर्डर किसी के शरीर में है जी. तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. जी. तो मैंने कई बार सुना है हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं जो शायद जन्म के समय हमारे शरीर में बनते हैं. जी. तो क्या उसका भी इस्तेमाल इसके माध्यम से किया जाता है? देखिए, जो स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डिवीजन्स होता है यूट्रस के अंदर, उसमें बहुत सारे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कंटिन्यूसली बनती रहती है, क्योंकि बॉडी पूरी स्ट्रक्चर जो है वो बनना होता है. राइट. उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, उनको प्रिजर्वेशन की करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है, एंड वी आर आल्सो डूइंग, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. और लेटर में सपोज ऐसा हो सकता है कि 15-20 साल बाद हम हर तरह के जीन्स को आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा जीन्स और कौन सा स्टेम सेल्स, किस तरह का जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो, किस तरह के आपके हमारी बॉडी में
किस पार्टिकुलर ऑर्गन को और करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और कल को हम ये कह सकते हैं कि खांसी जुकाम की तरह कि कल को हमारी अगर सपोज कहते हैं कि किडनी अगर ख़राब हो गई है या कोई और पार्टिकल है, तो भी हमें ऑलरेडी पता है कि उसके लिए कौन सा जीन और कौन सा जो है स्टेम सेल्स, कौन सा जेनेटिक कंस्टिट्यूशन रेस्पॉन्सिबल है, और रेस्पॉन्सिबल करते समय हम उसको जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं और दोबारा से वो पार्टिकुलर ऑर्गन बना सकते हैं। अगर तो ऐसा हो पाया बहुत तो इंपॉर्टेंस ये है। बहुत पाथ ब्रेकिंग एक डिस्कवरी हो पाएगी मेडिकल साइंस में। बट होपफुली उम्मीद करें कि इस तरह की इन्वेंशन है वो हमेशा ह्यूमैनिटी की जो है वेलफेयर में ही हो, बिल्कुल एथिकल यूसेज हो, जितनी भी डिस्कवरीज हो रही हैं मेडिकल फील्ड में। तो बच्चों एक डीएनए टेक्नोलॉजी है हमारी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम स्लाइड्स में देख रहे हैं। देखिए जैसे हमने एक पार्टिकुलर जो है एक जीन को, एक प्लाज्मिड डीएनए जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है किसी एक बैक्टीरिया के अंदर, हम उसको पहले आइसोलेट करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू उस पार्टिकुलर जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है उसको हम कहीं एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को 2 कट लगाते हैं और उसको सीक्वेंस को रिमूव करते हैं, और उस प्लेसेस पे हम एक पार्टिकुलर जो है जीन की डीएनए सीक्वेंसेस जो हमें किसी पार्टिकुलर ट्रेट के लिए कहीं और से हमने किसी और ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है, वो सीक्वेंस हम वहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आइसोलेट करते हैं, इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। और वहाँ पे जब वो दोनों कंबाइंड हो जाते हैं उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी कि रिकम्बिनेंट यानी कि रिकम्बिनेशन है 2 जेनेटिक सीक्वेंसेस का, जिसमें हम एक पार्टिकुलर डिजायर्ड सीक्वेंस के लिए उसमें डाला हुआ है, ताकि वो जब उसको हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं किसी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, वहाँ पे वो जिस जीन जो है वो जिस भी करेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, उसको विटामिन बनाना है, कोई हार्मोन बनाना है, किसी जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करना है, वो वहाँ पे उसको रेप्लिकेशन करता है और वो जो पर्पज है हमारा वो सोल्व होता है। सो दिस इज़ ए वेरी एक रिवोल्यूशन है हमारे इस बायोलॉजिकल फील्ड का, डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन या कोई भी सीक्वेंस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं एक जीन को एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन के लिए, जो भी हमें प्रोडक्ट कोई डेवलप करना है उस जीन के द्वारा, फिर उस जीन को हम प्लाज्मिड डीएनए में अगेन जो है हम यहाँ पे उसको इंसर्ट करते हैं, काइमेरिक डीएनए भी उसको बोलते हैं या प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं। फिर उसको हम होस्ट सेल के अंदर देखिए 4th स्टेप में यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद वो जो नया डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए हमने डाला उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, और धीरे धीरे वो जो नया जीन उसके अंदर है वो हमारा जो भी हमने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो था हमारा उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ आवर modern biotechnology with the use of recombinant DNA technology, which is being used as a base. It's a very important. अब बच्चों नाउ मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, एक एनिमेशन है हमारे पास कि एक्चुअली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली होता कैसे है। जो हमने बताया कि जैसे एक प्लाज्मिड डीएनए जो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मेन क्रोमोजोम के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, उसको हम कैसे आइसोलेट करते हैं और उसको कैसे वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर एक तरह से एक व्हीकल है जो हमारे डिज़ायर डीएनए सीक्वेंस को अपने साथ जोड़ के हमारे होस्ट सेल में लेके जाता है और वहाँ पे रेप्लिकेशन करता है। और जिसके एक डिज़ायर्ड जो है प्रोडक्ट है या जो हमारी जो है उसमें कोई ट्रेड जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो डेवलप होता है। आप एक बार ये देखिए, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस विच इज़ टेलिंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन ए वेरी सीक्वेंशियल मैनर, वेरी ब्यूटीफुली। आप देखिए।
तो बच्चों जैसा हमने देखा, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। हमने देखा पहले स्टेप में हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को कैसे एक बैक्टीरियल सेल से एक प्लाज्मिड डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं। फिर उस प्लाज्मिड डीएनए में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा दो पार्टिकुलर एंड पे, पहले हम उसमें एक पार्टिकुलर जो है डीएनटीपीज न्यूक्लियोटाइड्स की बेसिस को हम सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ से हमें कौन सी सीक्वेंस को हटाना है ताकि एक पार्टिकुलर जो है सीक्वेंस को उसके साथ जोड़ा जा सके। वहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा दो कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद वो हिस्सा हम उसको हटाते हैं और जो हिस्सा जब वहाँ पे वो आता है तो हमारी जो डिज़ायर डीएनए सीक्वेंस है जो हमने कहीं और से लिया है, उस डिज़ायर डीएनए सीक्वेंसेस को हम डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा वहाँ पे स्टिकी एंड्स पे उसको वहाँ पे ज्वाइन करा देते हैं। तो इस प्रकार से वो दो सीक्वेंसेस का एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है और उस रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर हम होस्ट किसी सेल्स में उसमें इंसर्ट करते हैं। वहाँ पे उसके बहुत सारे रेप्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारा उसका जो ग्रेजुअली क्या होता है कि होस्ट सेल का जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है और वो जो डिज़ायर्ड जीन हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए में डाला था, फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमने एक पार्टिकुलर किसी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए डाला था जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें डेवलप करना है, तो वो वहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, सारे जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज करता है और चेंज करने के बाद धीरे धीरे वो जो ग्रोथ हार्मोन जिसके लिए वो पार्टिकुलर सीक्वेंस के साथ वो जो जीन रेस्पॉन्सिबल था वो धीरे धीरे प्रोडक्शन करने लग जाता है और हमारा जो पर्पज है वो सोल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। Now we will cover some important areas which are used to be comes under the category of biotechnology। हम जिस तरह की फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उनको हमने अलग अलग नाम दिया है। जैसे सबसे पहला है हमारा ब्लू टेक्नोलॉजी, यस, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर मैराइन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी मैराइन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जितना भी एप्लीकेशंस का डोमेन है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, एंड विच आर आज यूज फॉर द इंक्रीजिंग सी फूड सप्लाई, regulation of reproduction of dangerous waterborne organisms, and development of new kinds of drugs and some other medicinal products। So जितने भी हम फूड सेफ्टी रिप्लाईज और जो हमारे फ्रेश वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जेनेटिक कंपोजिशन में पार्टिकुलर ट्रेड्स को डेवलप करने के लिए, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड जो हैं करने के लिए, उनकी ब्रीडिंग्स को बढ़ाने के लिए, वॉट एवर वी यूज टू डू for such kind of fresh water and marine organisms, all these works related to this comes under the heading blue technology। Next one is green biotechnology। Here we are seeing all kinds of applications of biotechnology for environment friendly solutions such as in plants to improve the nutrition quality, quantity and production of eco-friendly products। The transgenic plants with improved traits are examples of green biotechnology। जितने भी हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है और उसकी सेफ्टी से रिलेटेड और उसकी क्लीनिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी में जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी प्लांट्स होते हैं और उनको प्लांट्स को जब हम उसके जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद उनको टेक्निकली नाम दिया जाता है बच्चों ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जिनको हम आमतौर पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। वो जब हम बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, पार्टिकुलर ट्रेट्स की डेवलपमेंट के लिए, चाहे हमें उनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट करना है, उनके अंदर कोई रेजिस्टिविटी जो है वो इन्हांसमेंट करनी है, या उनको किसी जेनेटिक डिफेक्ट से बचाना है। तो इस तरह का कोई भी हमारा जो एस्पेक्ट्स है वो हम इन्वायरमेंट और उसमें जो है प्लांट्स के लिए करते हैं। ऑल दीज एप्लीकेशंस, ऑल दीज वर्क्स रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी इन सच काइंड ऑफ फील्ड comes under the category of green biotechnology। So environment and their plants and trees। नेक्स्ट वन इज बच्चों रेड बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों जितने भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके करें या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को यूज करके करें, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा, या और भी बहुत सारी हमारे प्रोसेसेस होंगे, सर्विसेज होंगी,
एंड स्पेशली उसमें हमारा जो पर्पज होता है बच्चों, वो डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाना, हार्मोन्स बनाना, ग्रोथ हार्मोन्स बनाना, वैक्सीन्स बनाना, एंटीबायोटिक्स बनाना, वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स बनाना, ये सारे के सारे जो हमारे मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल सर्विस से रिलेटेड जो हम एस्पेक्ट्स जो शामिल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ये सारे के सारे हमारे आते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी में। एंड द लास्ट वन इज वाइट बायोटेक्नोलॉजी। White biotechnology when applied to improve industrial processes and other production processes. For example, the use of enzymes as industrial catalyst in eco-friendly manner for the production of valuable chemicals. बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री बेसिस पे जब हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। वो जो सारे के सारे हमारे एप्लीकेशंस के डोमेन हैं, वो आते हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी में। तो आई होप ये चारों जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे, वो आपको कवर हो गए होंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एज वी आर सीइंग हियर, एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या करते थे, बहुत सारे डोमेस्टिकेशन के लिए, शेल्टर के लिए, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होता था। देन वी ग्रेजुअली केम टू विद द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, विद द डिस्कवरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने एंट्री किया। उसके बाद उस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को अब हम कौन कौन से मेन एरियाज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी विल कवर। एग्रीकल्चर क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, फूड इनोवेशंस हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, हेल्थ केयर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है। ये हमारे सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जो साइंटिफिक स्ट्रीम्स हैं बच्चों हमारे, जो ऑल कम्स अंडर दी बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोटीन इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, प्लांट एनिमल सेल कल्चर, बायोकेमिस्ट्री, कैंसर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, मैराइन बायोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक्स। ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे बायोलॉजिकल रिलेटेड से जुड़े हुए, जब इनमें हम इनको कंबाइंडली यूज़ करते हैं, इनको टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं और उसको बायोटेक्नोलॉजी के डोमेन में लेकर आते हैं। कुछ रिवोल्यूशनरी सक्सेस भी हुई हैं बच्चों हमारे बायोटेक्नोलॉजी में, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक सक्सेसफुली हमने क्लोन भी बनाया था डॉली शिप के नाम से, आपको पता होगा। असक्सेसफुल रिप्रोडक्शन प्रोसेस था, और सेम एक क्लोन कहते हैं जेनेटिकली सिमिलर किसी इंडिविजुअल को बनाना। साथ साथ में हमने बीटी कॉटन बनाया। बीटी कॉटन, जो कॉटन की जो हमारी फसल होती है, उसके अंदर हमने एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके जीन को हमने ट्रांसफ़र किया कुछ इंसेक्ट के प्रति रजिस्टिविटी डेवलप करने के लिए, जैसे बॉलवॉर्म। थर्ड इज़ ह्यूमन ग्रोथ, हमने हार्मोन्स डेवलप किया कुछ पार्टिकुलर इंसर्शन ऑफ जीन्स के द्वारा। फोर्थ वन इज़ हुमुलिन, एक जीन है रेस्पॉन्सिबल जब कुछ डिफेक्ट्स होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है रुक जाता है, उसकी वजह उसकी जो है उसको डिफेक्ट को दूर करने के लिए हुमुलिन। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। और एक हमने, हाँ, एक आपने सुना होगा बैंगन, बीटी ब्रिंजल भी हमने बनाया है बच्चों। जो बैंगन होता है उसको भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया। एक लेपिडोप्टेरन नाम से हमारा इंसेक्ट्स होता है, उसके खिलाफ जो है उसके प्रति रजिस्टिविटी डेवलप करने के लिए। तो ये कुछ रिवोल्यूशंस हैं जो हमने ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी के डोमेन में किए हैं। सर कुछ सवाल मन में आ रहे हैं क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं जी। तो जैसे अभी आपने ब्रिंजल का या एग प्लांट भी कह सकते हैं उसका एग्जाम्पल दिया, तो सबसे पहले तो सवाल मन में यही आ रहा है, मुझे लगता है कि बच्चों के मन में भी आ रहा होगा कि क्या ज़रूरत है हमें जेनेटिकली किसी भी सब्जी को या फल को मॉडिफाई करने की, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने की। ओके नेहा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, जब सपोज हम एक क्रॉप की बात करते हैं, हम एक कॉटन की बात करें या किसी पार्टिकुलर हमने ब्रिंजल की बात किया, जब हम या व्हीट की बात करें, राइस की बात करें, नेचुरल तौर पे जो डेवलपमेंट होता है इसमें बहुत सारे हमारे पास हर्डल्स होते हैं। कभी हमें हमारे इंसेक्ट जो है हमारी सारी फसलों को ख़राब कर देते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस है, वो हमारी फसलों को ख़राब कर देते हैं। प्रिजर्वेशन जो हमारा होता है, सेल्फ लाइफ, वो हमारा बहुत कम होता है, हम बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते हैं जी। और हमारी जो जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स हैं, एक पार्टिकुलर सपोज किसी पार्टिकुलर विटामिन्स को हमें किसी सब्जी के अंदर डेवलप करना है,
और कुछ पार्टिकुलर और जो है कुछ मिनरल्स हमें डेवलप करने हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांसमेंट करना है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज, जो किसी भी फसल्स की क्वांटिटी को, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी इन्हांस करना। तो क्रॉप प्रोडक्शन हमारा बढ़ देखिए, जाता है। और पॉपुलेशन हो रही है ह्यूमन बीइंग की, बिल्कुल। हमारी और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। तो उस हिसाब से हम जो भी प्लांट्स या जो क्रॉप्स डेवलप करते हैं, अगर उनमें इस तरह के जीन्स को, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज लाके उनमें हम न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को इन्हांस कर दें, उनकी रजिस्टिविटी को इन्हांस कर दें, पार्टिकुलर इंसेक्ट के लिए, केमिकल्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं खेतों में, और उसके अलावा जो है उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करके रजिस्टिविटी हो गया, न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट हो गया, और उनका जो है किसी भी तरह का उनका जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ा दें जी, फ्रूट राइपनिंग है उसको डिले करते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रेट्स हमें उसके अंदर डेवलप करने के लिए हम ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं, जिनको हम आम भाषा में जेनेटिकली मॉडिफाइड्स करते हैं। सर अब एक सवाल और मन में आता है कि जब हमने इतना मॉडिफिकेशन एक नेचुरल प्रोडक्ट में कर दिया, जो प्रकृति ने हमको एक नेचुरल रूप में दिया है, जो हम ट्रेडिशनली, इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री फॉर सो मेनी इयर्स, जब इतना हमने किया, तो जो प्रोडक्ट हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, चाहे वो एक बैंगन की बात हो रही है या फिर और कोई फल सब्जी, तो क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई कमी या इजाफा होता है? बिल्कुल। देखिए, हमें पहले से ही पता होता है, उस पर रिसर्च होती हैं बहुत सारी, कि सपोज किसी पार्टिकुलर हमें किसी विटामिन का या किसी